याद रख, खुद को मिटाएगा तो छा जाएगा। इश्क में जब इज्ज मिलाएगा तो छा जाएगा। अच्छी आँखों के पुजारी हैं मेरे शहर के लोग। तू मेरे शहर में आएगा तो छा जाएगा। हम कयामत भी उठा देंगे तो होगा नहीं कुछ। तू फ़कत आँख उठाएगा तो छा जाएगा। फूल तो फूल हैं वो शख्स, अगर कांटे भी अपने बालों में लगाएगा तो छा जाएगा। यूं तो हर रंग ही सजता है बराबर तुझ पर। सुर्ख पोशाक में आएगा तो छा जाएगा। और इसमें शेर है कि जिस मुसव्विर की न बिकती हो एक भी तस्वीर, तेरी तस्वीर बनाएगा तो छा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे टॉपिक का नाम है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बड़ा ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं इसे मज़ीद इंटरेस्टिंग बना के आपके सामने पेश करूँगा जितना मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है। जनाब वाला, टॉपिक का नाम है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कुछ यूँ शुरू होती है कि 1886 तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके थे और 1895 तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को मालूम कर लिया गया था। 1895 से लेकर 1932 तक साइंसदान ये समझते थे कि एटम के अंदर सिर्फ दो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। देयर इज़ नो एनी अदर सब एटॉमिक पार्टिकल इन द एटम। ठीक है, यानी कि 1895 से लेकर 1932 तक ये ख्याल था। मगर इस दौरान 1920 में 1920 में रदरफोर्ड ने भविष्यवाणी की, प्रिडिक्शन की, आने से पहले पेशन गोई की। उसने कहा कि लोगों, मुझे लगता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा एक और सब एटॉमिक पार्टिकल भी पाया जाता है जिस पर कोई चार्ज नहीं है। मैं उसका नाम नहीं जानता, मगर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कोई एक तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद है एटम के अंदर। अच्छा, तो लोगों ने सुना इसकी बात को, बस हवा में उड़ा दिया। मगर एक साइंसदान जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है चैडविक। क्या नाम है? चैडविक। इस बंदे ने रदरफोर्ड की बात को दिल की गहराई से सुना, दिल की आँखों से सुना और काम करता रहा। 12 साल बाद ये बंदा कामयाब हो गया और इसने फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी रदरफोर्ड की बात को साबित कर दिया। 1932 में इस बंदे ने वो तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल इजाद किया, दरियाफ्त किया, डिस्कवर किया, जिसका नाम इसने न्यूट्रॉन रखा। और इसी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की वजह से इस चैडविक को 1935 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। तो ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। अब उस चैडविक ने किस तरह से न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, आइए उसको समझते हैं। मेरे बच्चे, आपके सामने ये एक ब्लॉक बना हुआ है ब्लू कलर के मार्कर से। ये ब्लॉक है लेड का बना हुआ। ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर एक मटेरियल फिल है, वो या तो पोलोनियम है या फिर रेडियम है, यानी ये रेडियो एक्टिव मटेरियल इसके अंदर भरा हुआ है। ये पोलोनियम और रेडियम मैडम क्यूरी की इजाद हैं। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं, ये अपने में से हर वक्त रेडिएशन निकालते हैं। इनमें से रेडिएशन निकलती हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? इन पर +2 का चार्ज होता है। आओ मैं तुम्हें समझाऊं कि ये अल्फ़ा पार्टिकल होते क्या हैं। हर बच्चे ने ये बात सुनी हुई है कि जो हीलियम है ना,
हीलियम के अंदर 2 एटॉमिक नंबर और 4 इसका एटॉमिक मास है। अगर मैं हीलियम के एटम को ड्रा करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसके न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन होंगे, इसलिए इस पर इसके न्यूक्लियस में +2 चार्ज है। और बाहर पहले ही शेल में इसके अंदर प्रोटॉन जब 2 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये क्या है, ये है एटम ऑफ हीलियम, हीलियम का एटम है। अगर मैं इस एटम में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, बाहर वाले दोनों इलेक्ट्रॉन में इसमें से अगर रिमूव कर दूं ना, तो ये बच जाएगा +2 वाला पार्टिकल, और इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम का ये न्यूक्लियस है जिस पर +2 का चार्ज है। अगर एक हो तो न्यूक्लियस, अगर एक से ज़्यादा हो तो न्यूक्लियाई। ये जो ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल इस ब्लॉक में फिल है, पोलोनियम या रेडियम, इसमें से हर वक्त हीलियम के न्यूक्लियाई निकलते रहते हैं, और हीलियम के न्यूक्लियाई पर +2 का चार्ज होता है, और इनका दूसरा नाम होता है अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स आपको पता चल गया, अल्फा पार्टिकल्स। अच्छा, इनके सामने एक मेटल को रखा गया है जिसे आप टारगेट मेटल भी कहते हैं, और इसका नाम है बेरिलियम, Be। ये टारगेट मेटल है, इसको दरमियान में रख दिया, और इधर से आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स जो कि रेज हैं, जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकले हैं, ये जब आकर तेज़ी के साथ बेरिलियम की मेटल के साथ टकराते हैं तो बेरिलियम की मेटल में से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं। उन पार्टिकल्स को आगे भेजा गया चार्ज डिटेक्टर के ऊपर। जब चार्ज डिटेक्टर पर ये पार्टिकल पड़े तो चार्ज डिटेक्टर की सुई ना हिली, वो ना इधर गई ना इधर, जिससे ये बात साबित हुई कि इन पार्टिकल्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल हैं, और इन पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया कि ये पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से ये न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए। अगर हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट को इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन लिखें तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि हीलियम है, हीलियम के एटम को दिखाएंगे, इसके न्यूक्लियस का रिएक्शन होगा बेरिलियम के न्यूक्लियस के साथ। Be का एटॉमिक नंबर 4 होता है और एटॉमिक मास 9 होता है। हीलियम और बेरिलियम का आपस में रिएक्शन हो रहा है। ये बेरिलियम, ये हीलियम, इनका आपस में रिएक्शन जब होता है तो बनता क्या है, आप खुद देख लें। इसके बाद बनता है बोरॉन और साथ में बनता है न्यूट्रॉन। सर जी कैसे आपने इसको समझा? देखें, ये 4 और 2 6 होते हैं ना, तो बोरान का एटॉमिक नंबर है 5, 4 और 2 6, 1 5 ये हो गया, और एक आप इधर लगा दें। बल्कि सॉरी ये बोरान नहीं है, ये बोरान नहीं है, मैं गलती कर रहा हूँ, मैंने गलती को पकड़ लिया, ये कार्बन बनेगा इधर। आई एम रियली सॉरी। 4 और 2 6 हो गए, ठीक है, और इधर कुछ भी नहीं आएगा, 0। ओके, और 4 और 9 कितने होते हैं? ये होते हैं 13। 13 में से 12 ये हो गया कार्बन का मैस और एक न्यूट्रॉन का मैस। ठीक है, ये न्यूट्रॉन का मैस है 1, और 0 जो है इसका मतलब है न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, ये जो मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा है इसको कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, ये बेसिकली न्यूक्लियस का रिएक्शन हो रहा होता है। हीलियम का न्यूक्लियस बेरिलियम के न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन बना देता है, और साथ में न्यूट्रॉन भी डिस्कवर होता है, इमिट होता है या खारिज होता है। ये इस पूरे एक्सपेरिमेंट का एक रिएक्शन है जिसे न्यूक्लियर रिएक्शन का नाम देते हैं। तो ये आप याद करेंगे, मैंने थोड़ा बहुत तरीका भी आपको बताया है। अब है मेरे अजीज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की पहली प्रॉपर्टी क्या है? न्यूट्रॉन की पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि दे हैव नेगेटिव चार्ज। ये तो पता चल गया ना हमें, इसलिए इधर नहीं लिखा। पहली प्रॉपर्टी इस हवाले से बनती है फ्री न्यूट्रॉन डीके। मेरी बात को तवज्जो से सुनना। फ्री न्यूट्रॉन को इस तरह लिखते हैं, ऊपर 1 नीचे 0। ये फ्री न्यूट्रॉन है, आज़ाद है, न्यूक्लियस से बाहर है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं है। जो फ्री न्यूट्रॉन होता है ना, ये डीके हो जाता है, खुद ब खुद फट जाता है,
टूट जाता है, डीकम्पोज हो जाता है और इसमें से 3 पार्टिकल निकलते हैं। एक निकलता है इसमें से प्रोटॉन जिस पर +1 का चार्ज है, एटॉमिक मास 1 है, और एक निकलता है इलेक्ट्रॉन जिस पर -1 का चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का मास में कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मतलब ये ऊपर 0 इसलिए लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम का जो मास है उसमें इलेक्ट्रॉन के मास को काउंट नहीं किया जाता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को एटॉमिक मास कहते हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो इसलिए मास की जगह पर न्यूट्रॉन पे भी 1 लिखा है, प्रोटॉन पे भी 1 लिखा है, इलेक्ट्रॉन पे 0 लिखा है और एक पैदा होता है, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, इसे न्यूट्रिनो कहते हैं। यार मैं कुदरत को देखकर, कुदरत के करिश्मों को देखकर बड़ा हैरान होता हूँ। एक न्यूट्रॉन है, वो न्यूट्रॉन फट रहा है, उसमें से प्रोटॉन भी रिलीज़ हो रहा है, उसमें से इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ हो रहा है, उसमें से न्यूट्रिनो भी रिलीज़ हो रहा है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा पेपर में कि जब फ्री न्यूट्रॉन डीके होता है तो क्या क्या बनते हैं। आप बताएंगे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, दिस इज द फ्री न्यूट्रॉन डीके रिएक्शन। नेक्स्ट, दे कैन नॉट आयोनाइज अ गैस। न्यूट्रॉन किसी भी गैस को आयोनाइज नहीं कर सकते, इनके पास पावर नहीं है, बिकॉज इन पे कोई चार्ज नहीं है। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे ज़्यादा हाईली पेनिट्रेटिंग घुसने वाले पार्टिकल कौन से हैं? न्यूट्रॉन है, और ये मोटी लोहे की दीवार में से भी गुजर जाते हैं। ओके, उसके बाद मैं क्या कह रहा था कि ये पॉइंट आप याद करेंगे। दे कैन एक्सपेल हाई स्पीड प्रोटॉन फ्रॉम पेपर, पैराफिन, वाटर एंड सेलुलोज। देखो, इस पॉइंट को मैंने जहाँ तक समझा है वो ये है कि जो न्यूट्रॉन है ना, ये न्यूट्रॉन क्या करते हैं? न्यूट्रॉन पेपर के अंदर, पैराफिन के अंदर मौजूद हाई स्पीड प्रोटॉन को एक्सपेल कर देते हैं, निकाल देते हैं। या यूँ समझें कि न्यूट्रॉन किसी भी पानी के अंदर मौजूद एटम्स के अंदर मौजूद प्रोटॉन को निकाल देते हैं, और ये प्रोटॉन जो निकलते हैं वो तेज़ी से सफ़र करते हैं। जैसे कि ये न्यूट्रॉन है, तो पेपर के अंदर पैराफिन एक केमिकल है, लिक्विड फॉर्म में ऑर्गेनिक। वाटर या सेलुलोज के अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रॉन अपने अंदर से प्रोटॉन को एमिट कर देते हैं, वो प्रोटॉन को खारिज कर देते हैं, और वो प्रोटॉन जो है हाई स्पीड होता है। या इसको दूसरे तरीके से भी सीखा जा सकता है कि न्यूट्रॉन जब पेपर के ऊपर पड़ते हैं, न्यूट्रॉन जब सेलुलोज के ऊपर पड़ते हैं, न्यूट्रॉन जब पैराफिन के ऊपर पड़ते हैं, तो इनके अंदर से प्रोटॉन को निकाल देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे आप समझें कॉन्सेप्ट क्या होता है, अपने जहन को सेटिस्फाई करना। मैं आपको गलत बता दूं और आप समझें सर सही पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, खैर जो भी है, जितना हमें समझ आई। उसके बाद है टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की ना 2 टाइप्स होती हैं, फास्ट न्यूट्रॉन एंड स्लो न्यूट्रॉन। कैसे? वो न्यूट्रॉन जो 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से सफ़र कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, उन्हें हम कहेंगे फास्ट न्यूट्रॉन। और वो न्यूट्रॉन जो बिलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इधर है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इधर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम एनर्जी के साथ मूव करने वाले न्यूट्रॉन होंगे, उनको हम स्लो न्यूट्रॉन कहेंगे। और किताब वाला लिखता है कि स्लो न्यूट्रॉन आर मोर इफेक्टिव इन फिशन रिएक्शंस। या आपने फिजिक्स में पढ़ा है फ्यूजन और फिशन रिएक्शंस। तो फिशन रिएक्शंस में, फिशन प्रोसेसेस में ये जो स्लो न्यूट्रॉन हैं या स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हैं, ये बड़े इफ़ेक्टिव होते हैं। मैं इसका प्रूफ भी दूंगा आपको इंशाल्लाह। उसके बाद फास्ट न्यूट्रॉन की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये फ्यूजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। खैर, तो मैं ना फास्ट न्यूट्रॉन को समझाता हूँ। देखिए, मेरे पास एक एटम है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक मास 14 है। मैं इसके ऊपर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को डाल रहा हूँ, टकरा रहा हूँ नाइट्रोजन के एटम से, या इन पर प्रोजेक्टाइल कर रहा हूँ। नाइट्रोजन के एटम के ऊपर न्यूट्रॉन को प्रोजेक्टाइल कर रहा हूँ, तो क्या होगा? ये न्यूट्रॉन के ऊपर जब पड़ेगा तो अब बनेगा बोरॉन और साथ में बनेगा हीलियम। ठीक है, ये 7 है ना, 5 और 2 7 हो गया, ये 14 और 1 15, 15 में से 11 इधर आ गया,
4 इधर आ गया, ये इनके एटॉमिक मास हैं। तो वाह भाई वाह, जब आप नाइट्रोजन के ऊपर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन डालते हैं तो अल्फा पार्टिकल हासिल होते हैं, क्योंकि हीलियम को हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। हीलियम को हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स हासिल होते हैं, तो ये हमें अल्फा पार्टिकल मिल रहा है फास्ट न्यूट्रॉन से। अब स्लो न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें ना, तो स्लो न्यूट्रॉन में क्या होता है कि स्लो न्यूट्रॉन के लिए हम एग्जांपल लेंगे कि हमारे पास है कॉपर Cu। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 और इसका एटॉमिक मास होता है 65। कॉपर के ऊपर अगर हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को टकराएं, कॉपर के ऊपर अगर हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन डालें तो कॉपर के रिएक्शन से दोबारा कॉपर ही बनेगा। इसका एटॉमिक नंबर रहेगा 29 और इसका मास नंबर हो जाएगा 66। क्यों? क्योंकि 1 और 65 क्या हो गए, 66, और ये 29 ही रहेगा। और साथ में कुछ रेस खारिज होंगी। शुआओं को, रेस को हम h म्यू से भी जाहिर करते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक। ये रेस कौन सी हैं, ये शुआएं कौन सी हैं, ये हैं जी गामा रेस। सारे ग म प ध नि सा नी ध ग। वही ये आप क्या कर रहे हो, मैं बस वैसे गुनगुना रहा था, सरे ग म प ध नि ध ग म प रे ध। तो ये गामा रेस, सरे ग म प, गामा रेस, ये गामा रेडिएशन जो है वो इमिट होती हैं। सर हमें एक बात समझ नहीं आ रही, ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, फ़र्क क्या है बच्चे? ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, इसका 65 मास है, इसका 66 मास है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। और अगली बात सुनना, ये जो कॉपर 66 वाला है ना बच्चे, ये रेडियो एक्टिव है। ये क्या है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कॉपर है। तो ये कॉपर क्योंकि रेडियो एक्टिव है, तो ये रेडियो एक्टिव वो होता है जो अपने में से कुछ ना कुछ खारिज करे, इमिट करता रहे। तो ये डीकम्पोज होगा, ये रेडियो एक्टिव डीकम्पोज होगा, फटेगा, डीके होगा, अपने में से कुछ ना कुछ निकालेगा। जो अपने में से निकालेगा वो Zn है, और Zn के साथ है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे आप इस तरह लिखते हैं 0 और -1, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसका मास क्या है 30, और एटॉमिक नंबर क्या है 30, एटॉमिक मास क्या है 66। इसको समझेंगे बड़े तवज्जो से आप लोग। ये क्या होता है, ये कॉपर 29, ये 30 हो गया, कैसे? अच्छा मैं सादे लफ्ज़ों में समझाऊँ ना आपको कि एटॉमिक नंबर 29 है और इधर एटॉमिक नंबर क्या है 30 है, तो कैसे समझाऊंगा? एटॉमिक मास 66 है, इधर भी 66 है। मेरी बात सुने, इसका एटॉमिक नंबर है 29, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 29, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 29। अच्छा, इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, कैलकुलेट करें, 66 में से 29 को काट दें, 37 आता है। ओके, इधर ज़रा तवज्जो से देखना, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन हैं 29, प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन हैं इसमें 30। क्यों सर जी, क्यों क्यों क्यों? ये 30 लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ये डेफिनेशन है एटॉमिक नंबर की। तो 30, तो प्रोटॉन कितने हैं 30, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 29। अच्छा, अब न्यूट्रॉन बताइए, 66 में से 30 को काट दें, 36 न्यूट्रॉन बचते हैं। ज़रा गौर करना मेरी बात पे। असल में हुआ क्या है, हुआ ये है कि इधर हैं 37 न्यूट्रॉन और इधर हैं 36 न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन कम हो गया, वो कहाँ गया, वो डीके हुआ। एक न्यूट्रॉन कॉपर 66 में से डीके हुआ, उसने एक प्रोटॉन बनाया, उसने एक इलेक्ट्रॉन बनाया। जो न्यूट्रॉन डीके हुआ तो 37 से 36 हो गए, न्यूट्रॉन कम हो गया। तो जो न्यूट्रॉन डीके हुआ उसने प्रोटॉन पैदा किया, तो प्रोटॉन 29 से कितने हो गए 30, एक प्रोटॉन बढ़ गया, वो न्यूट्रॉन ने जनरेट किया और इलेक्ट्रॉन जनरेट किया। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ये लिखा हुआ है, और न्यूट्रिनो भी जनरेट हुआ होगा मगर उसको किताब वाले ने शो नहीं करवाया। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, आए मैं तुम्हें 1 करोड़ की बात बताता हूँ, 2 करोड़ की बात। इन इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम है बीटा पार्टिकल्स, याद रखना बीटा पार्टिकल्स। हीलियम के न्यूक्लियस को या हीलियम को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल कहते हैं, और गामा रेडिएशन तो गामा रेडिएशंस होते हैं
इनके बारे में इधर हम आपको कुछ नहीं बता सकते। तो आइए एक सवाल का जवाब ढूंढते हैं, वाई स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन मोर इफेक्टिव क्यों होते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है वो एक तो गामा रेडिएशंस पैदा कर रहे हैं और एक बीटा रेडिएशंस पैदा कर रहे हैं। अब सुनना मेरी बात गौर से, ये जो गामा रेडिएशंस होती हैं ये हाईली पेनिट्रेटिंग होती हैं, ये करती हैं, ये हमारी जिल्द के अंदर घुस जाती हैं और बॉडी कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं, रेडियोथेरेपी के अंदर। और ये जो बीटा पार्टिकल हैं ये लेस पेनिट्रेटिंग हैं, तो ये हमारे स्किन कैंसर का इलाज करती हैं। ये बॉडी में नहीं घुसती, ऊपर ऊपर स्किन के ऊपर जो ट्यूमर्स होते हैं या कैंसर सेल्स होते हैं या जो भी बीमारी होती है उसको ये स्किन इन्फेक्शन को, स्किन कैंसर को ख़त्म करने में यूज़ होती हैं। तो अगर पेपर में आ जाए कि वाई स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इज़ मोर इफेक्टिव, तो आप बताएंगे, ये सारी बात लिखेंगे, ये सब कुछ, और बताएंगे कि ये गामा और बीटा पार्टिकल रेस खारिज कर रही हैं जिनसे कैंसर का इलाज किया जाता है, चाहे वो बॉडी कैंसर हो, चाहे वो कौन सा कैंसर हो, स्किन कैंसर। ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आप इल्म फैलाने में मेरे दोस्त हैं, मैं आपके साथ हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह।